हेलो दोस्तों। उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा हम बात कर रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु संरचना। इस चैप्टर का आज ये लास्ट लेक्चर है। और इससे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी ऑफ-बाउ के नियम की, जिसकी सहायता से हमने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा था बेटा। आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो बात करेंगे तत्वों की चुंबकीय प्रकृति के बारे में। जैसे हम बात करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जिसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जिसे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और साथ में हम जो एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बेटा, क्या है वो टॉपिक? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12th में दो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, एक उपसय संयोजक यौगिक और एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। पूरा का पूरा चैप्टर कह सकते हो कि भाई जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारी प्रॉपर्टी इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर ही बेस्ड होती है। जैसे छोटी सी अगर मैं बात करूं तो किसी भी यौगिक का कलरफुल होना डीडी संक्रमण के कारण ऐसा होता है। और डीडी संक्रमण कब होता है? जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कलर बताता है ये बेटा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कलरफुल है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरफुल नहीं है। साथ में ये डी ब्लॉक सॉलिड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसका कारण बताता है। इसका कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की उपस्थिति है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी हम क्लास 12th में डिस्कस करने वाले हैं। किसके आधार पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। और क्या बात करेंगे हम बेटा? और बात करेंगे यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण निकालना। किसी भी तत्व का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो इन सारी चीजों की हम बात करने वाले बेटा। जल्दी से कॉपी उठा लीजिए और हेडिंग लगाइए सबसे पहले चुंबकीय प्रकृति। अगर मैं बात करूं चुंबकीय प्रकृति के बारे में, तो चुंबकीय प्रकृति हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ की मैग्नेटिक नेचर होती है वो हमने दो प्रकार से क्लासिफाई करा है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ और एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ। हालांकि लोह चुंबकीय पदार्थ भी होता है, पर हम यहाँ डिटेल में बात नहीं कर रहे। हम यहाँ बात करें अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो अगर मैं कहूं अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करूं, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे आप बोल सकते हो बेटा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ? ऐसे पदार्थ बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हो? आकर्षित होते हो। उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। और जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होंगे बेटा उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं बेटा वे पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं जिसके अंदर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे हम कहेंगे उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर है बात? एक होता है बेटा हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या होता है बेटा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक
सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये कौन से पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हो, रिपेल होते हो, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और याद रखना बेटा, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं बेटा, वे पदार्थ जिनमें, या सॉरी, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना बेटा। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किन्हें कहेंगे? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, मैं ऐसे बता रहा हूं बेटा, अगर हम बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास ये कक्षक होता है। मान लीजिए इसके अंदर 3 कक्षक हैं इस तरीके से। तो अगर कक्षक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं बात करूं इस पी के 3 कक्षकों में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो सिंगल है, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है बेटा, और इलेक्ट्रॉन को जोड़े को बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। युग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड जो जोड़ा नहीं बना रहा हो, पेयर्ड जो जोड़ा बना रहा हो। ये जोड़ा बना रहा है ना इलेक्ट्रॉनों का, तो इसे युग्मित कहेंगे, और जो सिंगल है उसे हम कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया तो उसकी प्रकृति होगी बेटा अनुचुंबकीय, और अगर सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए तो उसकी प्रकृति होगी प्रतिचुंबकीय। बात समझ में आ गई होगी आपको? अच्छा, अब मैं बात करूंगा, कुछ एलिमेंट्स लूंगा, कुछ तत्व लूंगा, कुछ आयंस लूंगा, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। लेकिन उन्हें निकालने से पहले हमें कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए। जैसे बेटा स्कैंडियम 21 होता है परमाणु क्रमांक, कितना होता है? 21। अब अगर मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं 21 का, तो मुझे बनाना पड़ेगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s भरी जाएगी तो 4s2, 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20। आप जानते हो बेटा, पिछले लेक्चर के अंदर यही तो सिखाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। आप जानते हो बेटा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है इलेक्ट्रॉन मेरे पास 21, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में गए, फिर 2s आ गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में गए, 4 हो गए, फिर 2p आ गया। p में अधिकतम कितना आ सकते हैं? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन p में गए, 4 और 6 10, फिर 3s आ गया। s में कितने जा सकते हैं? 2 10 और 2 12, फिर p आ गया 12 और 6 18, फिर कौन आया? 4s, कितने जा सकते हैं? 2 18 और 2 20, फिर कौन आएगा बेटा? 3d। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 21 इलेक्ट्रॉन है, 4s तक कितने भर दिए हमने? 20, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस में जाएगा बेटा? हमारा 3d में जाएगा। तो स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा?
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब ध्यान से समझना, यहां तक हमारे पास आर्गन है। आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। आर्गन एक अक्रिय गैस है और हर एलिमेंट अपने पास वाली अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखना चाहता है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो स्कैंडियम है वो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा? आर्गन का। तो मैं आर्गन तक कितना बना लूंगा? 3p6। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3p6। तो इतना तो मैं कह दूंगा भाई ये तो है आर्गन का। किसका? आर्गन का। तो मैं स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा? आर्गन 18 तक तो यहां आ गया। बोलो भाई समझ में आ रहा है? बात दिखा है? बहुत बढ़िया। 18, उसके बाद कौन आया? 4s2। 18 और 2 20, बचा एक इलेक्ट्रॉन तो 3d1, 20 और 1 21। क्लियर है बात? अब स्कैंडियम के बाद आया बेटा हमारे पास टाइटेनियम, इसका 22 होता है। बताओ कहां जाएगा 22वां इलेक्ट्रॉन? डी में जाएगा, क्योंकि डी में अधिकतम कितना आ सकते हैं? 10। अभी तो एक ही है, तो ये 3d2 हो जाएगा भाई। 18 और 2 20 और 2 22। वेनेडियम का कितना होता है? 23। तो आर्गन 18 4s2 18 और 2 20 3d3 20 और 3 23। क्रोमियम आया बेटा हमारे पास, क्रोमियम 24। ध्यान से देखना क्रोमियम। अब मेरे पास जो क्रोमियम है ना वो एक अपवाद है, और अपवाद क्यों होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था बेटा। तो क्रोमियम क्या करेगा? होना तो चाहिए इसका ये आर्गन 4s2 3d4, होना तो ये चाहिए कि आर्गन 24 है ना, 18 और 2 20 और 4 24, होना तो ये चाहिए। लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसके अंदर? 3d के अंदर। 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए किसके अंदर? 3d के अंदर, क्योंकि 4s और 3d की ऊर्जा लगभग क्या होती है? समान होती है। इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो यहाँ 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा बेटा किसमें? 3d के अंदर। और जब ये जंप कर गया तो आप समझदार हो काफी, जब यहां जंप कर गया एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से 4s में बचेगा, अब 4s में बचेगा बेटा अब एक इलेक्ट्रॉन, और 3d में कितने हो जाएंगे? 5, क्योंकि पहले 4 थे, एक और आ गया तो कितने हो जाएंगे? 5। तो भाई क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो क्या निकल कर आता है बेटा? ये निकल कर आता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आएगा? हाँ, आर्गन 4s1 3d5। अच्छा, आर्गन 4s1 3d5। क्रोमियम के बाद आया मैग्नीज 25। अब आप जानते हो जो हाफ फील्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 25वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4s में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो भाई ध्यान से देखना, आर्गन 18 2 20 और 5 बचे वो 25, क्योंकि आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से मैं से इधर को लिया था। चलिए देखिए बेटा, मैग्नीज के बाद आया आयरन 26, आर्गन 18 4s2 18 और 2 20, बचे कितने बेटा? 6, तो 3d6 26। Fe के बाद है मेरे पास कोबाल्ट 27, आर्गन 18 18 और 2 20, बचे कितने? 7, वो 3d में जाएंगे तो 3d7। कोबाल्ट के बाद है बेटा हमारे पास निकिल, Ni 28, क्या होगा? आर्गन 18 4s2 18 और 2 20, बचे 8, वो 3d8 28। ओके, इसके बाद निकिल के बाद कौन है बेटा? कॉपर। कॉपर कितना होता है? 29। अब भाई साहब कॉपर भी क्या है? हमारा अपवाद है। कॉपर भी क्या है? अपवाद है। होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? आर्गन होना क्या चाहिए था? हम उसकी बात कर लेते हैं। होना तो ये चाहिए था बेटा आर्गन 18 4s2 18 और 2 20 29 है, तो इसलिए 3d9 होना तो ये चाहिए था, होना ये चाहिए था। लेकिन इसकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर है, और अगर d10 हो जाए, फुल फील्ड हो जाए, तो फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये खुद को एक्स्ट्रा स्टेबल करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 3d के अंदर। जैसे क्रोमियम में हुआ वैसे ही कॉपर में होगा। तो अब क्या होने वाला है, ध्यान से समझो बेटा। अब क्या होने वाला है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा तो 3d10 हो जाएगा और 4s 1 हो जाएगा। तो होने वाला क्या है भाई? होने वाला ये है कि यहाँ पर 4s1 और 3d10, 4s1
3D10 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों। इसके बाद जिंक, जिंक कितना होता है 30 होता है बेटा 30, आर्गन 18, 4s2 18 और 2 20 बचे कितने 10, 3D10। अब अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं अच्छे से, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आते हैं तो किसी भी आप तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हो। और मैं आपको एक राय दूंगा कि भाई कम से कम स्कैंडियम से जिंक तक बेटा आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिए, लिख लिख के देख लीजिए। वैसे भी मैंने बता दिया आपको, स्कैंडियम है 1, 21 है 1, 22 है 2, 23 है 3, क्रोमियम में और कॉपर में आपको बस ध्यान रखना है, या फिर ये ध्यान रखना है कि भाई 3D सीरीज के अंदर, ये 3D है ना बेटा, ये कौन सी है 3D, 3D सीरीज के अंदर, 3D सीरीज के अंदर ना तो D4 आता है और ना D9 आता है, ना D4 आता है ना D9 आता है। 3 के बाद सीधा 5 है, 5 के बाद फिर 5 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये 10 है, 10 के बाद फिर 10, 10 के बाद फिर 10। बस ये ध्यान रख लो, ना तो 4 आता है ना ही 5 आता है। तो अगर यहाँ 4 है तो 4 नहीं आएगा, सीधा 5 जाएगा। यहाँ 5 है, 5 में तो 5 जा गई, 6 में 6, 7 में 7, 8 में 8, यहाँ 9 है, 9 तो आएगा ही नहीं, सीधा 10 जाएगा 10। और यहाँ 10 है तो बेटा वहां पर भी 10 होगा, मतलब 0 है तो 10 जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। खैर अब मैं बात करता हूं, मुझसे कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कहता है भाई कि Fe डाई पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बहुत आसान, बहुत आसान। आंसर देखो, आंसर देखो, सबसे पहले आप Fe को लिख लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो। Fe का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, 26 होता है, आर्गन 18, 4s2 18 और 2 20, 6 ना तो 3d6, 20 और 6 26, 20 और 6 26। आप जानते हो बेटा, आप जानते हो मुझे बनाना किसका है, मुझे बनाना है Fe डाई पॉजिटिव का। पॉजिटिव कब आता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाने सिखाए थे। पॉजिटिव कब आता है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकलते हैं बेटा। बाहरी कक्षा कौन सी होती है, ध्यान से देखो, बाहरी कक्षा ये चौथी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है, तो ऑब्वियसली चौथी कक्षा ही तो बाहरी कक्षा होगी। मतलब ध्यान से देखो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। बताओ तीसरी और चौथी में बाहरी कक्षा कौन सी है, चौथी तो है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलते हैं बेटा कौन सी कक्षा से निकलते हैं, बाहरी कक्षा से निकलते हैं। बाहरी कक्षा कौन सी है, चौथी। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं भाई, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जैसे मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन 3d6। बोलो बात समझ में आई है नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2। कहां से निकालेंगे, बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा कौन है, 4s2, तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों निकाल दिए, 3d6 बचा। हम जानते हैं डी के अंदर होते हैं 5 कक्षा, 1 2 3 4 और 1 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d6 है, 5 कक्षक होते हैं। हुंड क्या कहते हैं भाई, प्रत्येक कक्षक में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। लो भाई 1 2 3 4 5 है कितने, 6। अब मैं युग्मन कर सकता हूं, हुंड के अनुसार कर दिया युग्मन। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 1 2 3 4। कितने बेटा, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं Fe डाई पॉजिटिव में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बताओ भाई। Fe डाई पॉजिटिव के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 4। वो हो सकता है आपसे बात करें Fe ट्राई पॉजिटिव की, किसकी बेटा, Fe ट्राई पॉजिटिव की। अब मुझे बताओ Fe ट्राई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं भाई, कितने, 3। Fe का तो ये होता है 4s2 3d6, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3। बाहरी कक्षा से निकलेंगे, बाहरी कक्षा में कितने बेटा, 2, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, निकल गए। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d6 बचा, निकालने तो 3 थे,
तो अब बाहरी कक्षा कौन सी होगी 3d6, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल दो 3d6 से, तो 3d5 बच जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आर्गन 3d5, आर्गन 3d5। बहुत नहीं आएगा, जल्दी बताओ आर्गन 3d5। अब बेटा ध्यान से देखना 3d5 डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं 5, 3d5 5 इलेक्ट्रॉन भरो भाई, 1 2 3 4 5, 5 ही है, 5 ही भर दे। बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कितने 5, 1 2 3 4 5। तो मैं बोल सकता हूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 5। तो Fe डाई पॉजिटिव में बेटा कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 4, Fe ट्राई पॉजिटिव में कितना है 5। बताओ निकाल सकते हो नहीं। और देखो बेटा और देखो, अगर मैं बात करूं Zn डाई पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, किसमें Zn डाई पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताने मुझे। चलिए देखते हैं बेटा Zn का परमाणु क्रमांक कितना होता है 30। बस आर्गन मुझे पहले Zn का बनाना है, किसका बनाना है Zn का, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, Zn डाई पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये फाइंड आउट करना है मुझे। तो पहले मैं Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूं। Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 30 होता है, कितना होता है 30। अब 30 जीरो है, 10 तो होता है ना पॉसिबल, बिल्कुल। तो आर्गन, आर्गन 4s2 कितना हो गया बेटा 18 और 2 20 है कितने 30, तो 10 बच गए। 10 तो आ सकते हैं डी में भाई, भाई 3D में या तो 4 नहीं आ सकते ना ही 9 आ सकते, 10 तो आ सकते हैं, इसलिए हमारा सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 3d10। ये बहुत आसान तरीका है बेटा, इस तरीके से ये बहुत आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का। चेक करो बेटा, मैं कह रहा हूं 3D के अंदर D4 नहीं होगा और D9 नहीं होगा, बस वो दिमाग में डालो। D4 देखो 21 है 1 चला गया, 22 से 2 चला गया, 23 से 3 चला गया, 24 से 24 है, तो 4 तो नहीं जा सकता ना, तो 4 की जगह क्या रखना है आपको 5 रखना है। 5 है 5 चला गया, 6 है 6 चला गया, 7 है 7 चला गया, 8 है 8 चला गया, 9 तो नहीं जा सकता ना, 9 की जगह क्या जाएगा 10 जाएगा, तो 10 और 10 है तो 10। ये बहुत आसान तरीका है बेटा समझने का चीजों को। चलिए खैर, अब मुझे बनाना किसका है भाई Zn डाई पॉजिटिव का। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2, कहां से निकलेंगे बाहरी कक्षा से, बाहरी कक्षा कौन है 4s, तो 4s से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो आर्गन 3d10, आर्गन 3d10। अब 3d10 भाई ये उठा लो, डी में कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4, 3d10 तो 10 इलेक्ट्रॉन भर दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ भाई इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। आप कहोगे सर जी इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, कितने है भाई 0, एक भी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं Ni डाई पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये निकालना है, तो भाई Ni लिख लो पहले। Ni का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, तो 8 तो जा सकता है, सिंपल बनेगा, तो आर्गन 4s2 3d8 बन गया। अब मुझे बताओ बनाना किसका है भाई Ni डाई पॉजिटिव का। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2, कहां से निकलेंगे 4s से, तो क्या मिलेगा आर्गन 3d8, आर्गन 3d8। अब डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4 5, 3d8 है बेटा, भर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये तो युग्मित, ये भी युग्मित, ये भी, लेकिन ये वाला युग्मित है, तो एक ये रहा और एक ये रहा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा हमारे पास 2 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 2। बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर मैं बात करूं बेटा Cu डाई पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, तो भाई Cu डाई पॉजिटिव बताओ
अब कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है भैया 29 और डी में 9 आ नहीं सकता, इसलिए आपको याद है, तो मैं क्या लिखूंगा आर्गन 18, एस में 1 डाल दो, 18 और 1 19, क्योंकि एस का एक इलेक्ट्रॉन 9 तो नहीं जा सकता ना, 9 तो नहीं जा सकता ना, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, तो 19 और बेटा हमारे पास 3d10, 19 और 10 29 अपवाद है क्योंकि। अच्छा, मुझे बनाना है Cu डाई पॉजिटिव का, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं भाई, 2, लास्ट वाली कक्षा में है कितने, 1, यही तो है लास्ट, निकालने 2 है 1, तो 1 तो यहां से निकलेगा, 1 तो भाई यहां से निकलेगा, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो किससे निकलेगा 3d10 से, क्योंकि जब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके बाद बाहरी कक्षा 3d हो जाएगी, तो एक 3d से निकाला तो 3d9 बचेगा बेटा, तो मैं लिख सकता हूं आर्गन 3d9। अब मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताने, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि भाई डी के अंदर तो 5 कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो अयुग्मित है, मैं बोल सकता हूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर बोल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं Cu प्लस का बताओ भाई, Cu प्लस का, तो Cu प्लस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना भाई, Cu का तो ये हो गया ना, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो 3d10 बचेगा, तो आर्गन 3d10, नहीं बात समझ में आई भाई, Cu प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, एक, तो कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, कहां से निकलेगा भारी कक्षा, भारी कक्षा कौन है 4 है, 4 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3d10 बच जाएगा। अच्छा, 3d10 अगर बच गया हमारे पास, तो डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4 और 1 5, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, मतलब इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0, होगा नहीं होगा। अब बेटा आपको आंसर बताना है कमेंट करके, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको खुद से करने हैं और कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन ये है बेटा, निम्न में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। किस किस में बताना है आपको, Cr ट्राई पॉजिटिव में, Cr ट्राई पॉजिटिव में, CO ट्राई पॉजिटिव में, और बताना है बेटा आपको Mn डाई पॉजिटिव में, Mn डाई पॉजिटिव में, और आपको बताना है बेटा Sc ट्राई पॉजिटिव में, Sc ट्राई पॉजिटिव में, और क्या बताना है भाई आपको, Sc ट्राई पॉजिटिव ले लिया हमने, एक और ले लो बेटा Ti4 पॉजिटिव, Ti4 पॉजिटिव, और अगर इनमें से किसी भी आयंस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने में अगर आपको दिक्कत हुई तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो क्या दिक्कत हुई, ताकि मैं फिर आपको समझा सकूं। अच्छा, क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं आता, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज नहीं बताया आपको, चुंबकीय आघूर्ण, क्या नहीं बताया बेटा, चुंबकीय आघूर्ण, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, चुंबकीय आघूर्ण आप खुद भी निकाल सकते हो। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर होता है √NN+2, बोहर मैग्नेटॉन, Bm, बोहर मैग्नेटॉन, ये फॉर्मूला है चुंबकीय आघूर्ण का, जहां n क्या है बेटा, जहां n है हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्योंकि ये टॉपिक 11th बेस पे तो इतना खास नहीं है, मतलब ये तो एग्जाम में आता है, ये चुंबकीय आघूर्ण 12th क्लास में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 12th क्लास में प्रॉपर आपको सिखाऊंगा सारी चीजें। वैसे तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रखना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसी का निकालना है चुंबकीय आघूर्ण Cu डाई पॉजिटिव का, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 1 रख दो बेटा, 1 + 2 3 3 1 3 √3 आ जाएगा इसका चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ कितना है बेटा 0 रख दो इसमें, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा इसमें, 0 आ जाएगा। हाँ, डिटेल में वहीं पे बात करेंगे। तो आई होप कि बेटा आपको ये लेक्चर परफेक्टली समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।